नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। इस शॉर्ट वीडियो के द्वारा कोशिश की जाएगी कि आप सभी को जो यूजुअल नोटिसेस आते हैं जीएसटी में, उन सब से आपको फेमिलियर कराया जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो लेटली काफ़ी लोगों को नोटिस आया है ASMT 10 का, सेक्शन 61 में स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। यूजुअली कंप्यूटराइज एनालिसिस या टूल्स के द्वारा ये नोटिस आता है डिपार्टमेंट से। काफ़ी बार आपने देखा होगा, इनफैक्ट जो इसमें फिगर्स दी होती हैं वो आपके एक्चुअल फिगर से मैच भी नहीं करती हैं। तो ऑफिसर्स कभी भी वन बाय वन इस नोटिस को चेक नहीं करते हैं, बट वो एज़ पर द रिपोर्ट सबको सेंड कर देते हैं और आपका फ़र्ज़ बनता है उसको चेक करना। गौर फरमाने वाली बात यह है कि किसी भी रिटर्न, एनी टाइप ऑफ रिटर्न, यानी कि अगर ये 3B के लिए आ सकता है, 1 के लिए आ सकता है, GST या 9 फाइनल रिटर्न, ये किसी के लिए भी आ सकता है। इसमें यूजुअली डिस्क्रिपेंसी जैसे कि 3B और 1 में सेल्स का फ़र्क होना, 3B वर्सेस 2A या 2B में ITC का फ़र्क होना, एक्सेट्रा, किसी भी डिस्क्रिपेंसी के लिए नोटिस आ सकता है। सबसे ज़्यादा गौर फरमाने वाली बात यह है कि अगर आपके पास ASMT 10 का नोटिस आता है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस नोटिस के द्वारा ऑफिसर सिर्फ आपसे इंफॉर्मेशन मांगना चाह रहे हैं कि डिस्क्रिपेंसी अगर है तो इसकी वजह क्या है। ऑफिसर सिर्फ इस नोटिस के द्वारा, अगर आप रिप्लाई नहीं करते हैं, सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं करते हैं, तो सिर्फ ASMT 10 के द्वारा आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता है। वो चाहे तो आपके ऊपर ऑडिट का या इंस्पेक्शन का या 73 74, जिसका हम डिस्कशन नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, उसके द्वारा आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, जिसके लिए उन्हें आपको फर्दर एक शोकॉज नोटिस देना पड़ेगा। तो ASMT 10 आने पे कभी भी आपको घबराना नहीं है। जो भी आपका बेस्ट पॉसिबल रिप्लाई है, विद द मिनिमम वर्ड्स, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना, विद द मिनिमम डिस्क्रिप्शन यू शुड रिप्लाई कि जो भी डिस्क्रिपेंसी दी गई है उसका उसका रीज़न क्या है। अगर आप रिप्लाई जो देते हैं वो ASMT 11 में जाता है, और अगर ऑफिसर को रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री लगता है, जो कि प्रैक्टिकली आज तक तो कोई ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, लेकिन अगर उन्हें सेटिस्फैक्ट्री लगता है तो ASMT 12 में आपको वो इसकी एक्नॉलेजमेंट देते हैं ऑफ द रिप्लाई। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। अगर आप 3B एनुअल रिटर्न या फाइनल रिटर्न अगर आप नहीं भरते हैं तो आपको सेक्शन 46 का नोटिस आता है टू फाइल द रिटर्न। उसके बावजूद भी अगर आप रिटर्न नहीं भरते हैं तो सेक्शन 62 में ऑफिसर ASMT 13 में आपका जो है ऑर्डर निकाल सकता है और आपकी टैक्स लाइबिलिटी टू द बेस्ट ऑफिस जजमेंट पास कर सकता है। लेकिन अगर आप 30 डेज़ के अंदर ऑफ द ऑर्डर अगर आप रिटर्न भर देते हैं तो ऑर्डर डीम्ड विड्रॉन मान लिया जाता है, लेकिन उस पर जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट या लेट फीस है वो आपको फिर भी पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है सेक्शन 63। अगर आप लायबल थे रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, काफ़ी केसेस होते हैं जब आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी लेना पड़ता है। सपोजिटली आपने जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्रॉस की है, या आप इंटर स्टेट सप्लाईज करते हैं, या आप कोई भी ऐसी सप्लाई में कर रहे हैं डील जिसमें RCM एप्लीकेबल है, तो ऐसे कई केसेस हैं जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है मैंडेटरी स्पेशली। या फिर आपने रजिस्ट्रेशन लिया था लेकिन ऑफिसर ने शो मोटो से कैंसिल कर दिया है, तो उस केस में आपके ऊपर जो है ये जो नोटिस है आप पे इशू किया जा सकता है, और आपकी टैक्स लाइबिलिटी अगर कोई बनती है तो ASMT 15 में उसका ऑर्डर निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है असेसमेंट इन स्पेशल केसेस। अगर ऑफिसर के पास कोई भी ऐसा एविडेंस आता है जिससे ये पता चलता है कि आपकी एज अ टैक्स पेयर लाइबिलिटी है, तो ऑफिसर विद द प्रायर परमिशन ऑफ एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, आपकी टैक्स लाइबिलिटी असेस कर सकते हैं और ऑर्डर ASMT 16 पास कर सकते हैं। लेकिन अगर 30 डेज़ के अंदर टैक्स पेयर या ऑफिसर को लगता है कि कोई उसमें गलती हुई है, वो एरोनियस है, तो वो उसे विड्रॉ भी कर सकते हैं ASMT 18 में। एंड देन अगेन 73 74 जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं उसमें वो उसका जो है एजुडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो GST में प्रोसीजर है जिसके थ्रू ऑफिसर्स आपसे जो है टैक्स डिटरमाइन करते हैं और आपसे जो ऑर्डर पास करते हैं, वो 73 74 है जो अभी आपकी स्क्रीन पे है। ये काफ़ी हद तक लोग इससे फेमिलियर होंगे, और मैंने चार्ट बहुत ही प्रॉपरली डिटेल्ड मैनर में बनाया हुआ है कि अगर शो कॉज नोटिस इशू होने से पहले आप पे करते हैं तो आपको कितना देना होगा, शो कॉज नोटिस के बाद आप देते हैं तो कितना होगा, ऑर्डर के बाद 30 डेज़ के अंदर है या उसके बाद है, बियॉन्ड है। तो मैंने बहुत डिस्क्रिप्टिव तरीके से बनाया हुआ है। इसके अंदर आप जो दो देख रहे हैं, दो सेक्शंस हैं। लेफ्ट सेक्शन है 73 अदर देन फ्रॉड या विलफुल इंटेंशन, जो राइट साइड में देख रहे हो सेक्शन 74 है फ्रॉड इंटेंशन। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट रखिएगा, जिसे कभी भी आपको रेफ़र करना हो तो आपके पास बहुत ही एक क्लैरिटी के साथ एक रेडी रेकनर रहेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द अमाउंट दैट यू नीड टू पे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन मैं आपके साथ करना चाहूँगा। मान लेते हैं कि एक ही प्रोसीडिंग के अंदर नोटिसेस कई लोगों को दिया जाता है। जैसा आप देख सकते हैं मैंने 4 लोग लिए हैं ABCD, जिसमें A को मेन पर्सन कहा गया है। वैसे तो एग्जैक्टली मेन पर्सन की कोई परिभाषा, कुछ डेफिनेशन नहीं है एक्ट में,
लेकिन अगर एक व्यक्ति की वजह से काफ़ियों को नोटिस आता है, मान लेते हैं जैसे कई बार बिलिंग का केस होता है या फ्रॉडलेंट आईटीसी का होता है जिसमें एक व्यक्ति की वजह से बाकियों को भी अगर नोटिस आते हैं, तो इसमें अगर जो मेन पर्सन है, जो ओरिजिनेटर है, अगर उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स 73 74 में कंक्लूड हो जाती हैं, तो जो बाकी लोग हैं उन पे भी जो प्रोसीडिंग्स हैं सेक्शन 122 125 की जो पेनल्टी लगती है वो नहीं लगाई जाएगी। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। इसमें हाउएवर प्रैक्टिकल इश्यूज ये हैं कि अगर आप बी सी या डी हैं एज गिवन इन द एग्जांपल, तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्रायर पर्सन जो है, जो मेन पर्सन है, उसके ऊपर जो प्रोसीडिंग्स है वो कंप्लीट हो चुकी है। दैट कैन बी अ प्रैक्टिकल चैलेंज बिकॉज ऑब्वियसली डिपार्टमेंट विल नॉट सपोर्ट इन दैट मैनर। लेकिन अगर आपके कहीं से पता चलता है या आप उसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ ले सकते हैं, तो उस केस में आप काफ़ी हद तक पेनल्टी से 122 और 125 की पेनल्टी से आप बच सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स हैं जो कि अभी तक जीएसटी को है 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं 17 18 से 21 22 तक। तो जीएसटी 9 जो कि दिल्ली के हिसाब से जो ड्यू डेट्स थी वो लिखी हुई हैं, और लास्ट डे सेक्शन 74 के हिसाब से लास्ट डे आपको कब तक नोटिस आ सकता है वो मैंशनड है, और लास्ट डे कब तक ऑर्डर पास होना चाहिए बाय द ऑफिसर वो मैंशनड है। ये आपको हमेशा अपने पास रेडी रखना चाहिए। यूजली एक सवाल रहता है जीएसटी में लोगों का कि उन्हें रिकॉर्ड्स कितने साल तक संभाल के रखने हैं। सो द आंसर इज़ 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न ऑफ द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जाम्पल, पहला साल अगर हम, या इनफैक्ट लास्ट ईयर की बात करते हैं 21 22 की, जिसकी ड्यू डेट फ़िलहाल 31 दिसंबर 22 है, तो जो ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न है उसमें +5 years कर दीजिए, यानी कि 31 दिसंबर 27 ये डेट है, लास्ट डेट है जब तक ऑर्डर आपके अगेंस्ट अगर कोई प्रोसीडिंग है तो आपके अगेंस्ट पास हो जाना चाहिए। सो स्पेशली इसको कंसिडर करते हुए 5 years इज़ द टाइम लाइन मिनिमम जो आपको कोई भी अकाउंट है अपना जीएसटी का आपको संभाल के रखना चाहिए। ये हमने कुछ हाई कोर्ट के इम्पॉर्टेंट केस लॉज जो आपके लिए मेंशन किए हैं। गोदावरी कमोडिटीज़, इसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी आपका डिमांड ऑर्डर पास होता है विदाउट अ प्रॉपर शो कॉज नोटिस, शो कॉज नोटिस की बहुत अहमियत है किसी भी केस लॉ प्रोसीडिंग में। अगर शो कॉज नोटिस में गैप रहा एज पर दी सेक्शन जो उसका प्रिस्क्रिप्शन है जिस हिसाब से वो इशू होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो डीओ जो है वो एक सस्टेनेबल नहीं होता। आथी होटल का भी केस लॉ अभी लेटली आया है जिसमें ये था कि अगर आपके ऊपर 74 की इंटरेस्ट पेनल्टी तभी लगेगा अगर आपने जो आईटीसी है वो अवेल के साथ साथ यूटिलाइज भी किया है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस लॉ है क्योंकि यूजुअली 74 लिखता है कि अगर आपने आईटीसी अवेल भी किया हो तो भी आपके ऊपर प्रोसीडिंग हो सकती है, लेकिन इस केस लॉ में था कि अवेल के साथ यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए। एक मेटेनर लिमिटेड का भी आया है कि अगर आपके यहाँ पे कोई सर्च होती है और अगर आपके कोई रिकॉर्ड्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते तो जो ऑफिसर है आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग कर सकता है अंडर सेक्शन 73 74। और एक डीम डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी केस लॉ है कि 74(5) जो सेक्शन है जिसपे टैक्स पेयर के पास प्रोविजन है कि वो वॉलंटरली इफ़ ही वांट्स टू पे समथिंग एज पर हिज ओन विश, अगर वो देना चाहे तो दे सकता है। डिपार्टमेंट उसको फोर्स नहीं कर सकता कि वो 74(5) में कोई भी पेमेंट करे। एंड सेकेंडली, जब तक इन्वेस्टिगेशन इज़ इन प्रोग्रेस कोई भी डिमांड डिपार्टमेंट रेज नहीं कर सकता है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन क्लोज होने के बाद ही कर सकता है। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी क्लैरिटी आई होगी नोटिस के बारे में। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है या इसमें कोई क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली फॉर द केस लॉज एंड एवरीथिंग, कोई भी इसमें आप एक्शन लेने से पहले अपने टैक्स प्रोफेशनल्स को ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।